Friends and welcome to JK Info Bytes. Friends, as I said in our last video कि अब हम अपने इस चैनल पे अकाउंटेंसी की जो वीडियोस हैं वो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम जितने भी MCQs होंगे टॉपिक्स के टॉपिक वाइज ही कवर करेंगे जैसे हमारे अकाउंट्स के सिलेबस में है। तो आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs जो है पहला टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स है। ओके, सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है। Question number 1. The personal assets of the owner of a company will not appear on the company's balance sheet because of which principle? हमें बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि जो कंपनी का जो ऑनर होगा उसके जो अपने खुद के पर्सनल एसेट्स होंगे वो कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी उसमें नहीं अपीयर करने हैं, उसमें नहीं शो करने हैं। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल होता है? तो ऐसे प्रिंसिपल का नाम होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ऑप्शन सी। अब ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपने ये ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि आपने बिजनेस को और जो बिजनेस का ओनर है उसे दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग कंसीडर करना है। ठीक है, तो जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होगी आपने उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, उन्हीं को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है, और जो ऑनर होगा कंपनी का उसके पर्सनल एसेट्स आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में या बैलेंस शीट में नहीं शो करने हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस इट इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में जब तक कि वो मनी के फॉर्म में मेजरेबल नहीं हो सकती, मनी के टर्म्स में मेजरेबल नहीं हो सकती। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये चीज़ कहता है कि जब तक कि किसी ट्रांजैक्शन में मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है आपने उसको तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना, दर्ज नहीं करना। तो पहला ऑप्शन है इसमें रियलाइजेशन कंसेप्ट, दूसरा ऑप्शन है इसमें एक्रूअल कंसेप्ट, सी ऑप्शन है इसमें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, और लास्ट ऑप्शन है इसमें कॉस्ट कंसेप्ट। तो ऐसा कंसेप्ट जो कहता है कि हम मॉनेटरी टर्म्स जो किसी भी ट्रांजैक्शन में होंगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, उसे हम ऐसा कौन सा प्रिंसिपल होता है? तो ऐसे प्रिंसिपल का नाम होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3. Make sufficient provisions for future losses but do not anticipate future profits. This statement is accordance to the principle of. अब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये चीज़ कहता है कि फ्यूचर लॉसेस के लिए हमें पहले से रेडी रहना चाहिए, यानी कि उसके लिए हमें प्रोविजंस बना लेने चाहिए, बट फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए हमें कोई भी ऐसी कोई चीज़ कोई रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें प्रॉफिट्स को अपने अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं करना है। तो ऐसा कौन सा होता है प्रिंसिपल? तो ऐसे प्रिंसिपल का नाम है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ऑप्शन बी। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें अपने कोई भी लॉसेस वगैरह होते हैं, जैसे कि हमें कहीं से कोई लॉस होगा तो उसे हमें पहले से ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कर लेना कि अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे हमें लॉस होगा, बट अगर हमें कहीं से लग रहा है कि यहाँ से हमें प्रॉफिट होगा, हमें पैसे मिलेंगे यहाँ से, तो उसे तब तक हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल का नाम होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4. विंडो ड्रेसिंग इज़ प्रोहिबिटेड ड्यू टू। अब विंडो ड्रेसिंग हमने प्रोहिबिटेड क्यों किया है, मना क्यों किया हुआ है, इस पर रोक क्यों लगाई है? सबसे पहले विंडो ड्रेसिंग होता क्या? विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर या फिर कोई भी जो भी इसमें जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, अकाउंट्स वगैरह जो हैंडल करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो उनके लॉसेस होते हैं उनको हाइड कर देते हैं, और उसमें जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं उनको अच्छे से ऐसे दिखाते हैं ताकि जो कंपनी की अच्छे से हाई प्रोफाइल दिखे कि जैसे कंपनी की काफ़ी अच्छा मतलब इसमें ट्रेंडिंग में चल रही है या फिर काफ़ी इसको प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। तो विंडो ड्रेसिंग क्यों प्रोहिबिटेड किया गया, कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, तीसरा ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, और लास्ट ऑप्शन है मैचिंग कंसेप्ट। तो इसका सही आंसर है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में क्या होता है कि आपको सही से आपको पूरा बताना है, पूरा डिस्क्लोज करना है कि आपकी कंपनी की क्या प्रोफाइल है, लॉसेस हो रहे हैं या प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आपको सब कुछ सही से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Which principle directs a company to show all the expenses related to its revenue of specified period even if the expenses were paid in that period? तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कंपनीज को डायरेक्ट करता है कि आपको अपने जो एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यूज़ हैं किसी भी पीरियड के वो मैच करने हैं? तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल होता है? तो ऐसे प्रिंसिपल का नाम होता है मैचिंग कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर बी, राइट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस कंसेप्ट, इनमें से ऐसे कौन से कंसेप्ट को हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं? तो ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो प्रूडेंस कंसेप्ट हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को कहते हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो हमने अभी पहले पीछे क्वेश्चन में पढ़ा कि जिसमें हमने अपने प्रोविजंस बनाने होते हैं फ्यूचर लॉसेस के लिए, बट हमने फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए कोई प्रोविजंस नहीं बनाने होते हैं, तो उसी कंसेप्ट को हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं। और इसी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में एक और प्रोविज़न होता है कि हमने अपने जो क्लोज्ड स्टॉक्स होते हैं, जो हमारे स्टॉक्स बच जाते हैं, उनकी हमने जो वैल्यू होती है वो किस हिसाब से लगानी होती है, उसकी वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करते हैं, और जो अपने क्लोज्ड स्टॉक्स होते हैं उनकी वैल्यू हम इस तरह से लगाते हैं। तो ये था हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट, जिसे हम कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर ए द अकाउंटेंट ऑफ कंपनी XYZ changed the straight line method of depreciation to the reducing balance method. Which accounting principle does this contravene? कोई अकाउंटेंट है किसी XYZ कंपनी के, उन्होंने जो अपना अकाउंटिंग का मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से चेंज करके अब कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ऐसे कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ये कॉन्ट्रवेन कर रहा है, यानी कि किस कौन से ऐसे प्रिंसिपल को ये नहीं मान रहा है? तो ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आप कौन से प्रिंसिपल को नहीं मान रहा है, तो वो ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को ये नहीं मान रहा है। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको ड्यूरिंग योर अकाउंटिंग पीरियड आपको एक ही मेथड को फॉलो करना है और उसी मेथड को यूज़ करके अपनी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को करना है और उसी में कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप अपने मेथड्स को चेंज करते रहोगे, जैसे इस क्वेश्चन में इस अकाउंटेंट ने अपने स्ट्रेट लाइन मेथड से चेंज करके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज़ किया, अगर आप अपने मेथड्स को चेंज करते रहोगे तो आपको लास्ट में जो रिजल्ट होंगे उसमें एरर्स आएंगी। तो ये कौन सा प्रिंसिपल होता है ऐसा जो ये चीज़ कहता है कि आपको अपने ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड एक ही मेथड को यूज़ करना है, उसी में कंसिस्टेंट रहना? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8, बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन ऑपरेशंस इनडेफिनेटली इज अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये चीज़ कहता है कि हम अपना बिजनेस जब भी ओपन करते हैं ये चीज़ सोच के नहीं ओपन करते कि हमें इसको बस शॉर्ट टर्म के लिए ही करना है, यानी कि 1 to 2 ईयर्स के लिए करना है। हम ऐसा सोच के करते हैं कि हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए करना, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये चीज़ कहता है? तो ऐसे प्रिंसिपल का नाम होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, अकाउंटिंग कन्वेंशन डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन ए डेप्रिसिएशन कन्वेंशन, ऑप्शन बी कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, और ऑप्शन डी फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन यानी कि अकाउंटिंग कुछ रूल्स, इनमें से ऐसे कौन से ऑप्शन के लिए नहीं है? तो ऐसे डेप्रिसिएशन कन्वेंशन के लिए हमारे पास कोई अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, बाकी सबके लिए बी, सी और डी ऑप्शन के लिए हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशन है। और ये जो हमारा ऑप्शन ए है डेप्रिसिएशन कन्वेंशन, इसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, इसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड का नाम है AS 6, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू अक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। अक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो अक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब हमारी ट्रांजैक्शन होती है, अकर होती है, तब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स, ठीक है। तो ये हमारा अक्रूअल कंसेप्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन रेट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल हैज़ गॉन अप टू 30%। हाई इन्फ्लेशन रेट की वजह से जो हमारा रॉ मटेरियल था उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है, जो हमने जिस प्राइस पे ख़रीदा था 100% प्राइस पे ख़रीदा था, बट अब उसकी मार्केट में वैल्यू 30% हो गई है। बट कंपनी ने इस चीज़ को इग्नोर किया और अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू उतनी ही रिकॉर्ड की जितने पैसों पे उन्होंने उस चीज़ को बाय किया था। तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल को इन्होंने फॉलो किया है? तो इन्होंने फॉलो किया है कॉस्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल को। कॉस्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको उतनी ही उस चीज़ की वैल्यू देनी है जितने में आपने उसको बाय किया था, परचेज किया था। Okay, so right answer was option C, cost concept. Now question number 12,
द रेवेन्यू इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड अनटिल इट इज़ अर्नड एंड रियलाइज्ड और एट लीस्ट रियलाइजेबल। आपने रेवेन्यू को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करना जब तक कि उसे अर्न नहीं किया जा सकता या फिर ऐसा रियलाइज़ हो कि ये हम अर्न कर सकते हैं। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल इस चीज़ को फॉलो करता है? तो ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है कैश कंसेप्ट, बी ऑप्शन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, सी ऑप्शन है मटीरियलिटी कन्वेंशन, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसे प्रिंसिपल का नाम होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ठीक है, सो राइट आंसर वाज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज सेटअप इन। हमारे इंडिया में अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड बोर्ड कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो ऑप्शंस हैं 1972, 1977, 1956 या फिर 1932। तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ था 21 अप्रैल 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी 1977। ये डेट आपको याद रखनी है और इसका ईयर भी याद रखना है कि 1977 में इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग आर कॉमनली रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग के रूल्स और कन्वेंशंस हैं उन्हें हम एज ए प्रिंसिपल्स मानते हैं। ये चीज़ किसने कही थी? तो कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है R.N. एंथनी, या फिर बी लूका पिकोली, या फिर सी एंड्रयू रिचर्ड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये चीज़ कही थी हमारे ऑप्शन नंबर ए R.N. एंथनी ने। ओके, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। ऑन विच बेसिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड। किस बेसिस पे अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें डेवलप किया जाता है, तैयार किया जाता है? तो ऑप्शंस है अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड कंसेप्ट्स, बी ऑप्शन है अकाउंटिंग इक्वेशन, सी ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हें डेवलप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स, राइट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लिए थे हमने फर्स्ट टॉपिक जो अकाउंटेंसी का था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट से। सो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने सारे इसमें कवर कर लिए हैं इन क्वेश्चंस में से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।